हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास इसका अगला चैप्टर है जो हमने भाई देखो इससे पहले ना हमने एक चैप्टर कवर कर लिया इसका। आज हम जो इसका अगला चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है भाई, नॉर्मली बात करें पहले भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। हमारे पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, जो पैसे की जो जितनी व्यवस्था है, हम उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं इसको आर्थिक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, तो अब मेरे पास जो पूरा भारत देश है, उस पूरे भारत देश के अंदर जो भी पैसों से संबंधित व्यवस्था है उसे हम क्या बोलते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक, अब हम बात करते हैं पूरे भारत अर्थव्यवस्था में जो उसके क्षेत्र है, टोटल 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन इन 3 क्षेत्रों को समझने से पहले तुम्हें कुछ कुछ बातें समझनी है, पहले वो समझो। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे पास आर्थिक गतिविधियां क्या होती है। भाई पहली बात ध्यान रख के चलना, मैं हर एक पॉइंट को समझाने से पहले ना उसके तुम्हें कुछ कुछ डेफिनेशन खुद बोलूंगा, वो तुम्हें लिखना है। तो नोटबुक वगैरह अपने साथ में लेके बैठो ताकि तुम्हें कुछ ज्यादा इसका फायदा उठा पाओ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेरे पास आर्थिक गतिविधियां क्या होती है। भाई वो सभी गतिविधियां जो पैसों से संबंधित होती है, धन से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है उसको हम बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, ऐसा क्या भाई, ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए, मतलब कि जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति, जीवन यापन मतलब कि भाई जिंदा रहने के लिए आय की प्राप्ति होती है, मतलब आय का मतलब इनकम, पैसा, सैलरी, आय की प्राप्ति की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, अब सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं। मेरे पास जो है, सुनो, जो अगला मेरे पास है, हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं भाई इसको तीन क्षेत्र के, जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो पहले वैसे प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। भाई प्राथमिक क्षेत्र हमारा ऐसा क्षेत्र होता है जो कि नॉर्मली बोलते हैं जिसमें उत्पादन की बात चलती है। उत्पादन कौन सा, धरती के अंदर से निकालना। ठीक, मान लो गेहूं का उत्पादन करना, चावल का उत्पादन करना, धरती के अंदर से तेल निकालना, धरती के अंदर से कोयला निकालना। ठीक है, तो ये सब जो होता है ना हमारे पास, इसी को इसमें ये सारा मेरे पास प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं, जो कच्चा सामान यहां से निकला, ठीक है, उसको हम यहां बेचेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये इसको तैयार करेगा। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर इसको तैयार किया जाता है, और जो तृतीयक क्षेत्र है इसके अंदर इसको बेचा वगैरह जाता है, बेचते हैं। एक मतलब बेचना हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग होगा, ये सारा बस क्या है, तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। अगर तुम सबने 9th वगैरह पढ़ी है तो इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है भाई, देखो हम बात करते हैं कि वह क्षेत्र, हम पहले बात करें प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कैसे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो अगर प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान रख चलना, सहायक क्षेत्र को या फिर से कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। उदाहरण मान लो कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, मतलब कि मुर्गी पालन वगैरह, ये सारे हो गए। ये सारा मेरे पास प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। दूसरी बात भाई, जो अगला मेरे पास है, द्वितीयक क्षेत्र है। ठीक है, कह रहे कि वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तु को लेकर नई वस्तु का विनिर्माण करते हैं। मैंने ऊपर ही बता दिया, प्राथमिक क्षेत्र में से देखो, जो प्राथमिक क्षेत्र है इससे वस्तु लिया, इसको द्वितीयक क्षेत्र में भेजा। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, इसको तैयार किया जाता है, तो ये कह रहे कि विनिर्माण किया जाता है, इसे द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। कह रहे इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। भाई तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन, देखो प्राथमिक में जो उत्पादन हुआ वो, और जो द्वितीयक क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ वो, उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोला भाई मैं इसको सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। उदाहरण इसका बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया। ठीक है, अब जो अगला मेरे पास है भाई, हम बात करते हैं कि सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधि के अतिरिक्त ऐसी अन्य सेवा भी होती है, जैसे डॉक्टर का हो गया, वकील का हो गया। ठीक है, ये सारे कॉल सेंटर, ये सारे मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास सेवा क्षेत्र के। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरे पास है तीनों आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव। भाई इन सब में कैसे कैसे बदलाव आए हैं पहले टाइम से, मतलब पहले क्या था और अब क्या क्या, ये सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास टॉपिक आता है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आ जाता है कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में बदलाव की व्याख्या करो। ठीक, तो पहला पॉइंट, 1972 में स्वतंत्रता के बाद, देखिए ना, वैसे 1947 के बाद 1972 में, देखो हमारा देश आजाद होता 1947 में। ठीक है, उसके बाद में जो 1972 के बाद
भारतीय जीडीपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तुम्हारे पास कभी आएगा ना जीडीपी, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था भाई, उस टाइम ना प्राथमिक क्षेत्र बहुत ज्यादा चलता था, मतलब कि उस टाइम पे खेती बहुत ज्यादा चलती थी। उसके बाद दूसरा कह रहे कि जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता होता है, ठीक है, जैसे ही ना जो मेरे पास ना जो कृषि करने का जो तरीका है उसमें जैसे जैसे बदलाव होते हैं, कह रहे कि और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, और भाई अपना और क्या कि और अधिक अनाज का उत्पादन होता है, तो लोग अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। लोगों ने क्या किया भाई, जो जो लोग खेती करते थे, जो लोग सिर्फ कृषि करते थे, वो सारे लोग क्या कुछ और काम करने लग गए, ठीक। फिर कह रहे कि बहुत जल्दी ही द्वितीयक क्षेत्र को प्रमुखता मिली, भाई उसके बाद क्या तुरंत ही जो द्वितीयक क्षेत्र है वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि प्राकृतिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि, ये क्या तृतीयक क्षेत्र का, इसको इन सब के कारण जो मेरे पास ना देखो, इन सब के कारण, किसके कारण, पहले मेरे पास है सूचना, प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन, इन सब के कारण से क्या हुआ, जो हमारे पास जो भी तृतीयक क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई। इसका मतलब मेरे पास ये निकल के आता है, मान के चलो मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं कि भाई अब तुमने देखा होगा अपना लोग सर्विस ज्यादा बेच रहे हैं, जैसे मान लो कि सर्विस बेचने का मतलब है कि सैलून बहुत सारे खुल जाते हैं, ठीक है, और मान लो कि जैसे बहुत सारे होटल वगैरह खुल गए, अपना ऑनलाइन डिलीवरी है जिसमें जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक। तो अब ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप वगैरह हो गए जो कि नॉर्मली कुछ बेचते नहीं है, सिर्फ डिलीवरी करते हैं, ठीक है, सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो वो व्यवस्था तृतीयक क्षेत्र के अंदर आ रहा है, ठीक है। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 7% है। देखो हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरे देश के अंदर ना सेवा 60% है, मतलब कि जो ऐसे बिजनेस पूरे देश में जो फैले हैं, जो कुछ बेचते नहीं, सिर्फ सेवा दे रहे हैं अपनी, ठीक है। फिर भाई अगली बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मेरे पास है, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। भाई समझो पहले मेरे पास ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, एक देखो तो मैंने इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख लेना, अगर तुम लिखना चाहो तो, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष, मतलब कि एक साल के अंदर एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु और सेवा के मूल्य को, ठीक है, कि उत्पादित सभी वस्तु, अच्छा ऐसे देखो मैं दोबारा से बोला उसको लिख लेना, सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवा के मूल्य से है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि किसी विशेष वर्ष में, किसी भी एक विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवा का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये वाली बात बता चुका हूं मैं, कह रहे कि तीनों क्षेत्र के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जो तीनों क्षेत्र है, ठीक है, उन्होंने जितना उत्पादन किया उनका अगर हम योग कर दें, जोड़ दें, तो उससे मेरे पास क्या निकल के आता है भाई, देश का सकल घरेलू उत्पाद निकल के आता है, ठीक है। तो तुम्हारा डेफिनेशन याद होनी चाहिए जीडीपी की, मतलब इसकी डेफिनेशन आ जाती है आराम से एग्जाम में। हम अगली बात करते हैं दोहरी गणना क्या होती है। भाई देखो दोहरी गणना का मतलब मेरे पास निकल के आ जाएगा, मान लो कोई देश है, ठीक है, उस देश के अंदर अगर किसी भी एक चीज को हम सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ चुके हैं, जैसे मान लो कि हमने 1 2 3 4 5 हमने 5 वस्तु का उत्पादन किया, ठीक है, इन पांचों वस्तु की कीमत जो है ना, जो इनकी कीमत है, जो इनका प्राइस है, उन सबको हमने जीडीपी में ऐड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको जीडीपी में ऐड कर दिया। भाई जब हमने इसको जीडीपी में ऐड कर दिया तो इसका मतलब कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें एक बार जाके जुड़ चुका है। लेकिन अगर इसको इन पांचों में से हम किसी को दोबारा से जोड़ते हैं ना, अगर मैं इन पांचों को एक बार सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ चुका हूं, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में एक बार जोड़ने के बाद अगर मैं इसको दोबारा से जाकर जोड़ता हूं तो मैं इसको बोल दूंगा दोहरी गणना, ठीक है। तो देखो भाई दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पाद मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ा होता है, ठीक है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। इसका मतलब ये है, देखो जब भी हम जीडीपी निकालते हैं, जब भी हम क्या सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं, उस टाइम सिर्फ हमें अंतिम उत्पाद है, जब सामान पूरा बन के तैयार हो गया उसकी जितनी कीमत है ना, सिर्फ उसको जोड़ना चाहिए जीडीपी में। यानी कि कच्चा माल खरीदा, चलो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई देखो 10 रुपए का कच्चा माल खरीदा, इसको जोड़ के मान लो इसको ठीक करके 15 रुपए का बनाया,
ठीक है, इसको और आगे उसमें कुछ और चेंज किए तो मान लो 20 रुपए का हो गया। अगर हम इसको जीडीपी में जोड़ते हैं, ठीक है, और फिर इसको भी जोड़ते हैं और फिर इसको भी जोड़ेंगे, तो भाई तो बात ही नहीं बनी। ये तो 2 से 3 बार हो गया। सामान तो 20 रुपए का ही है ना, सामान तो 20 रुपए का ही है, तो इन दोनों को जोड़ना नहीं बनता है। ठीक है, तो हम क्या सिर्फ अंतिम वस्तु को जोड़ते हैं, और अगर हम अंतिम वस्तु को ना जोड़ के मध्यवर्ती वस्तु और जो कच्चा माल है अगर हम इसको जोड़ते हैं, हम क्या बोल देंगे भाई, इसको दोहरी गणना बोल देते हैं इसको, ना 2 बार गणना कर देना। अब भारत में तृतीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण भारत में तृतीयक क्षेत्र मतलब कि सेवा क्षेत्र बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रहा है। सबसे पहला, यह लोगों की बुनियादी सेवा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अस्पताल हो गया, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ आदि। ठीक है, अगला कह रहे कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो कृषि का विकास करना है या फिर किसी बिजनेस को अगर अच्छे से चलाना है तो उसमें परिवहन, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और बिजनेस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या है कि भाई जो सेवा क्षेत्र है वो क्या कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रहा है। ठीक, अगला, अच्छा भाई ध्यान रखे चलना, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं और बच्चों को टॉपिक भूल जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि भारत में तृतीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है। जो तृतीयक क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कारण बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो भाई करें लोगों के आय स्तर से मतलब लोगों के आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई। देखो मैंने क्या बोला कि लोगों का ना इनकम बढ़ गई, जब लोगों की इनकम बढ़ गई तो क्या करेगी, लोगों के आय स्तर बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवा की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई है। जब जितने लोग हैं अगर उनकी ना इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या बहुत सारी चीजों की मांग करना शुरू करते हैं, तो इस कारण से भी उत्पन्न हुई है। ठीक है, अगला, सूचना और संचार, कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई संचार बातचीत पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई। देखो भाई अब पहले क्या इंटरनेट की सेवा नहीं थी, अब सेवा आ गई, लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं। ठीक है, इसलिए ये सारा मतलब जितनी चीजें हो रही ना इन्हीं के कारण से हो रही है। अगला, यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भाई तुमने देखा होगा जोमेटो, स्विगी, ये क्या कि लोगों को ना बहुत ज्यादा जॉब मतलब कि जॉब दे रहा है। ठीक है, अब सुनो भाई, जो अगला मेरे पास है वो है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होने के कारण ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये एक दूसरे पे क्यों टिके हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं। मतलब कि अगर एक कोई सा क्षेत्र हटाएंगे ना तो दोनों क्षेत्र चलेंगे नहीं। मान के चलो कि अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र को हटा दिया तो ये दोनों क्षेत्र चलेंगे नहीं। ठीक है, मैं तीनों में से किसी भी एक क्षेत्र को अगर हटा दूंगा ना तो बाकी के जो 2 क्षेत्र है वो चल नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर किसान जो है खेती ही नहीं करेगा तो चक्की वाला क्या करेगा। ठीक है, चक्की वाला पीसेगा नहीं तो भाई आगे जो बेचने वाला वो क्या बेचेगा, बस में आगे इस तरीके से। तो फिर प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीक व परिवहन की आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको अगर अपना उत्पादन बढ़ाना है तो वो बांटने के लिए, ठीक है, मतलब कि सामान दूर दूर बेचे। ठीक है, वही वितरण के लिए नई तकनीक की जरूरत पड़ती है व परिवहन की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या भाई इस पे और इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र को अपना जो उसका अपना उत्पादन बढ़ाना है, फिर जाके के वितरण करने के लिए और नई नई तकनीक से वो क्या उत्पादन करने के लिए, ताकि और जाके परिवहन से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसको द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर अगला बात है विनिर्माण उद्योग। भाई विनिर्माण का मतलब है कोई सा कच्चा सामान खरीद के लेके आए, उसको दोबारा बनाया और बेच दिया। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो ब्रेड वाले होते हैं, जो दुकान में ब्रेड बेचते हैं, वो आटा खरीद के लेके आते हैं, उसको बनाते हैं और बेचते हैं ब्रेड। ठीक है, तो ये वही है कि विनिर्माण उद्योग। भाई विनिर्माण उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। ठीक है, करके विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। जितने भी विनिर्माण के उद्योग है उन्हें कच्चा माल कहां से मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र से। अगला, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। देखो अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा और द्वितीयक क्षेत्र भी नहीं होगा तो ये जो तृतीयक क्षेत्र है ना भाई, उसके अंदर जो जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। तो जो सेवा क्षेत्र है, जो हमारे पास तृतीयक क्षेत्र है, उसके अंदर रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र और जो द्वितीयक क्षेत्र है उनको वो क्या है कि तृतीयक क्षेत्र की सहायता करते हैं, इसीलिए वो क्या है आराम से अपना बिजनेस चला पाते हैं। जैसे मान लो कि भंडारण हो गया, जमा करना। मैं तुम साथ बोल दूं कि जो अनाज वाला है उसने अनाज का उत्पादन किया, जो प्राथमिक क्षेत्र वाला जो है उसने क्या अनाज का उत्पादन किया। ठीक है, तो जैसे ही उसने अनाज का उत्पादन किया, अनाज का उत्पादन करने के बाद क्या होगा भाई,
उसके कहने का जमा करके रखना पड़ेगा। लेकिन जमा करके रखने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहली चीज एक ही आएगी कि अगर उसने उत्पादन कर लिया, उसको सामान अपने खेत से उठा के घर पे रखवाना होगा। अगर घर पे नहीं रखना चाहता तो कोई सा गोदाम लेगा किराए पे, ठीक है। तो पहले वो सामान उठाएगा किससे? परिवहन वाले से। परिवहन वाला कहां से आता भाई? सेवा क्षेत्र में से, ठीक। तो इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अगला कह रहे कि तीनों क्षेत्रक परस्पर निर्भर है। भाई तीनों के तीनों क्षेत्र आपस में निर्भर है। कह रहे किसी एक की भी अनुपस्थिति, किसी एक को हटा दे का अन्य दोनों पर नकारात्मक मतलब कि गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं कि व्यवस्था प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या क्या होती है। कह रहे कि जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसके बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो भाई, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है कि मान लो एक खेत है, उसमें सिर्फ 4 जने की जरूरत है, उसमें 10 जने लगे हुए हैं, ठीक है। तो बीच के जो 6 जने एक्स्ट्रा है ना, इन्हें हम बोल देंगे प्रच्छन्न बेरोजगार, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें लोग कार्यरत तो होते हैं, लोग काम पर लगे होते हैं, लेकिन उनको उनकी हैसियत के हिसाब से काम नहीं मिलता। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो कि एक घर है, ठीक है। एक घर को बनाने में मान लो 5 जने की जरूरत है, इसमें 10 जने लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास है एक घर है, उसको बनाने में 5 जने की जरूरत है, उसमें 12 जने लगे हुए हैं, ठीक। तो ये जो बीच के जितने जो 7 जने एक्स्ट्रा है, ये मेरे पास क्या है भाई? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार है, ठीक है। अगला कह रहे कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है। भाई अल्प बेरोजगारी क्या होती है? जितना, जैसे मैं बता रहा हूं, कह रहे कि अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो अल्प बेरोजगारी ऐसी, देखो अल्प बेरोजगारी मेरे पास ऐसी बेरोजगारी है जिसमें इंसान को सिर्फ रखा गया काम के लिए, अगर हम उसको हटा देंगे ना तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। मेरे पास भाई अगला है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के ऊपर, भाई ज्यादा रोजगार कैसे बढ़ाया जाए हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या। देखो पता है इसके बदले और क्या लिखा सकता है कि अधिक मतलब ऐसे बेरोजगारी की समस्या को हटाने के लिए उपाय बताओ, ठीक है। तो वही मेरे पास है कि अतिरिक्त रोजगार को कैसे लाया जाए, ठीक है, ध्यान रखकर चलना। तो सबसे पहले मेरे पास छोटी अवधि के लिए उपाय, अगर ना तो हम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर मान लो कि 4-5 दिन के लिए, अगर फिर मान लो 6-7 महीने के लिए अगर जॉब पे लगाना है तो क्या करना चाहिए? पहला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो 2005 जैसी योजना है, कह रहे कि यह योजना 2005 में लागू की गई थी। और इस योजना के अंदर ना क्या क्या बातें बताई थी? इस योजना के अंदर बता रखा था कि कह रहे कि इस योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, ठीक है। अगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलता 100 दिन के अंदर तो तुम्हें क्या है कि इसको बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कह रहे कि रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ठीक है। कह रहे कि अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य स्थान होना, ठीक है। अगला क्या है? देखो छोटी अवधि के लिए ना अगर हम उपाय बताएं तो मेरे पास जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, इस योजना के बारे में लिख देना, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है कि 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। मतलब कि मान के चलो कि टोटल 30 पोस्ट निकली है तो इसका 1/3 मतलब कि जो 10 जो सीट है ना वो महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है, जो महिलाएं उनके लिए फिक्स कर रखी है, ठीक है। अगला कह रहा है गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, ठीक है। कह रहा है गरीबों में जो और गरीब लोग होते हैं उनको रोजगार प्रदान करना, ठीक। तो इससे भी क्या है कि समस्या को ठीक किया सकता है कुछ समय के लिए। अगला मेरे पास है दीर्घकालीन उपाय, मतलब कि ऐसा उपाय, ऐसा आइडिया जो बहुत लंबे समय चलेगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, ऐसा उपाय बता दिया जो मेरे पास क्या सालों साल चलेगा, ठीक है। तो कौन सा उपाय है? पहला मेरे पास है कृषि सुविधाओं में सुधार। भाई जो खेती वगैरह करें ना उन सब में सुधार किया जाए ताकि लंबे समय तक खेती करें, और खेती करेंगे तो उत्पादन होगा, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल देके चल रहा हूँ। मालूम है कि एक किसान है, ठीक है, इसने खेती करी, खेती करने के बाद ना क्या इसने क्या किया होगा, अपने खेत से सामान वो कहीं और लेके जाएगा, किसी दूसरी जगह लेके जाएगा। तो मान लो उसने 100 रुपए दे दिए, ठीक है। फिर ये जो अब जो भाई जब अपने घर पे लेके आ गया तो जैसे ही घर पे लेके आया तो अभी क्या है उसको साफ सफाई करवाएगा उसकी, ठीक है। फिर मान लो कि इसने उसके 50 रुपए उसको दे दिए, फिर जाएगा चक्की वाले के पास, ठीक है। चक्की वाले के देखो चक्की वाले के पास गया, इसको कुछ रुपए देगा, मान लो उसको 50 रुपए दे दिए। फिर चक्की वाला जब पिसवा लेगा, मतलब कि ना जब ये पिसवा लेगा इसके पास, पिसवाने के बाद क्या कहीं और बेचेगा, ये कहीं और बेच के आएगा। बेच के आने के बाद फिर क्या करेगा भाई, जैसे ही बेच दिया, बेचने के बाद वो थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा ये, ठीक है। चक्की वाले ने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, ऐसे ही बेचते बेचते क्या है ये पूरी अर्थव्यवस्था चलती रहती है।
ठीक है, ऐसा होता है। तो वही कह रहा है कि पहला मैंने बता दिया, कृषि सुविधा में सुधार करना चाहिए, ठीक है। और अगला मेरे पास है सस्ती दर पर कृषि ऋण। भाई जो फार्मिंग करने के, जो खेती करने के लिए लोन दिया चाहिए ना, देना चाहिए भाई, वो बहुत ही ज्यादा सस्ता दिया जाना चाहिए ताकि लोग क्या उसको आसानी से झेल पाए। फिर अगला मेरे पास है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना। भाई जो ऐसा क्षेत्र जो ना तो पूरा गांव है ना पूरा शहर है, यहाँ पे नए नए उद्योग बनाने चाहिए, ठीक है, मतलब कि नए नए बिजनेस खोलने चाहिए। अगला मेरे पास है विद्यालय व कॉलेज की स्थापना। भाई स्कूल और कॉलेज वगैरह खोले जाने चाहिए ताकि लोग अच्छे से पढ़े लिखे, और जब पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें नौकरी अच्छी मिल जाएगी आराम से। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना। भाई अगर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाएंगे ना, तो इंसान जब स्वस्थ होता है तो वो रोजगार खुद ब खुद उत्पन्न कर लेता है। तो बस अगला है जो बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। जब शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, उसे क्या बोलते हैं भाई, शिक्षित बेरोजगारी। मान के चलो कि एक इंसान है, उसने एमबीबीएस कर रखी है, उसने क्या भाई एमबीबीएस कर रखी है, और वो मेडिकल शॉप पे काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या मेडिकल की शॉप पे काम कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। जब भी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता हम उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अगला मेरे पास है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। क्या है? तो कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है, ठीक है, मतलब कि लोग जो इंसान है वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, कोई सा भी काम चला सकता है, तो ये उसी के अंदर लिखा गया था, ठीक है। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेना बुक में और बाकी सारा रख देना। भाई तुम्हारी वन शॉट वीडियो है, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें ना ढंग से पढ़ना होता है इसको। अगली बात करते हैं काम का अधिकार का मतलब क्या है। कह रहे कि सक्षम, मतलब कि जिसकी औकात है, एक तरीके से बोल सकते हैं, वह जरूरतमंद, जिसे जरूरत है, सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा जो दी जाती है, ठीक है। फिर असफल होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को बोलते हैं, मनरेगा कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए भाई कि काम का अधिकार क्या होता है, ठीक है। तो हमें ना मनरेगा के बारे में लिखना होता है हमेशा, जो 2005 में चली थी, ठीक है। अगली बात करते हैं कि जो मेरे पास मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जो हमारे पास ना जो महात्मा गांधी की जो योजना थी ना, ठीक, उसके अंदर ना क्या क्या बातें लिखी हुई है। सबसे पहला, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाएगी कि हर एक इंसान को कम से कम 100 दिन, मतलब कि 3 महीने 10 दिन तक ना उन्हें काम मिलेगा। अगला, रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो कह कि रोजगार ना मिलने या ये कह रहे कम मिलने पर, देखो या तो रोजगार नहीं मिलेगा या फिर उन्हें रोजगार कम मिल रहा है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता का मतलब है सरकार की तरफ से एक अमाउंट दिया जाएगा उसे, ठीक है। फिर कह अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना। भाई गांव के आसपास से जो उसका आसपास का एरिया ना, वहां पे कार्यस्थल होगा। फिर भैया वाली बात बता चुका हूं, ठीक है, कि 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। फिर गरीबों में भी अति गरीब को रोजगार प्रदान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र क्या होता है। कह रहे इसमें वे उद्यम या कार्य या वो काम आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। देखो जहां पे ना कि तुम्हें कितने महीने नौकरी मिलेगी, ये बात ना पहले से निश्चित होती है कि भाई तुम्हें 4 महीने नौकरी दी जाएगी, तुम्हें 10 महीने नौकरी दी जाएगी, ये बात पहले से निश्चित होती है, डिसाइडेड होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत रजिस्टर्ड होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। ये ऐसी संस्था होती है भाई जो कि लोगों को रोजगार प्रदान करती है और कुछ कुछ नियम के लिए मतलब कुछ कुछ नियम को फॉलो करते हुए चलती है वो। हाँ भाई अगला मेरे पास अगला है संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को प्राप्त लाभ। जो संगठित क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कर्मचारी को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है उसकी बात करते हैं। पहले बस है काम में निश्चित घंटे होंगे। भाई देखो तुमने देखा होगा फैक्ट्री में 8 घंटे काम करवाते हैं या 10 घंटे 12 घंटे ऐसे काम करवाते हैं। तो हम बात करें कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को क्या क्या लाभ प्राप्त है। जो संगठित क्षेत्र है उसमें जो भी कर्मचारी काम करे उन सबके फायदे क्या है। पहला, ऐसा नहीं कि भाई तुमसे लगातार काम करवाए जा रहे हैं, तुम्हारा टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा कि तुम 4 घंटे 5 घंटे एक निश्चित समय बता रखा है, तुम 9 बजे आओगे 9 बजे चले जाओगे, तो ऐसा। दूसरा, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। जितना टाइम डिसाइड कर रखा है उससे तुम अगर आगे काम करते हो तो तुम्हें ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। जो तुम्हारे ना आस पड़ोस में अगर कोई काम वगैरह करता है उनसे पूछना कि भाई तुम्हारी कंपनी में ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता, फिर पूछना कि ओवर टाइम होता क्या है, वो तुम्हें बता देंगे, ठीक है।
तो अगला है कि चिकित्सा सुविधा व पेंशन सुविधा मिलेगी। जो भी देखो हम ना ये बातें कर रहे हैं कि अगर कोई भी संगठित क्षेत्र का कर्मचारी है, ठीक है, तो उसको सुविधा क्या क्या मिले, उसका फायदा क्या क्या है। मैंने तुम्हें पहला बता दिया कि जो निश्चित घंटे हैं उससे अधिक काम करोगे पैसे मिलेंगे, तुम्हें चिकित्सा मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी और पेंशन की सुविधा मिलेगी। ठीक है भाई, पेंशन के बारे में पता होना चाहिए, पेंशन क्या होता है। ठीक है, पेंशन का मतलब नॉर्मली अगर बोला जाए तो भाई पेंशन में पास एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि हर एक उस कर्मचारी को दिया जाता है जो किसी भी कंपनी में कार्यरत है, वो किसी संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, अगला कह रहे कि स्वेतन अवकाश, भविष्य निधि व सेवानुदान मिलेगा। देखो भाई, स्वेतन अवकाश का मतलब है भाई थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ती रहेगी। भविष्य निधि भाई कोई सा फ्यूचर की प्लानिंग हो, तुम्हें सोच रहे कि हम ये चाहते हैं, वो हो जाएगा। सेवानुदान, तुम रिटायर हो जाओगे जब तो तुम्हें रिटायरमेंट मिलेगी। फिर कार्यस्थल पर उचित वातावरण, तुम जहां पे काम कर रहे हो वहां पे एकदम साफ सफाई, एकदम अच्छा माहौल मिलेगा, वहां न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी। मतलब कि जो जो सुविधा चाहिए ना, कम से कम वो वाली सुविधा तो होगी। ठीक है, अगला अनुचित शोषण नहीं होगा, तुम्हारे साथ ना कुछ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा वहां पे। हाँ भाई, अगला मेरे पास है असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। तो मैं पहले मैंने संगठित क्षेत्र बता दिया। देखो भाई, जो मेरे पास टॉपिक था नहीं वाला कि संगठित क्षेत्र, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज समझो। ऐसा लिखा संगठित क्षेत्र क्या है, तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभों की व्याख्या करो। जो मैंने क्वेश्चन बोला है वीडियो पीछे करो, ठीक है, आराम आराम से सुनो फिर से लिख लो। हाँ भाई, अगली बात करते हैं असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। कह रहे कि छोटी छोटी व बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांश नियंत्रण से बाहर रहती हैं से निर्मित होता है। यहाँ कह रहे कि प्राय सरकारी नियम का पालन नहीं होता। देखो भाई, छोटी छोटी फैक्ट्री, छोटी छोटी कंपनियां वगैरह जो होती है ना, उन सब ने जो भी काम चालू कर रखा है उसे क्या बोलते हैं असंगठित क्षेत्र, और यहाँ पे नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, ऐसे पता है मैंने पे नियम का पालन होता है, लेकिन इस बारे में नियम का पालन नहीं होता। तुमसे कभी 12 घंटे काम करवा रहे, कभी 18 घंटे बैठा ले रहे। जो भी तुम्हारी एमएनसी होती है ना, एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है भाई, इनके ऐसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। भाई जो इनके अंदर ना क्या होता है, लोग वगैरह जो काम कर रहे होते हैं उनसे कितना भी घंटा बैठा लेते हैं उसको, ज्यादा काम है ज्यादा घंटा, कम काम है तो चले जाओ, इस तरीके से। अब है असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाई। भाई जो असंगठित क्षेत्र है उनके सामने, मजदूरों के सामने कौन कौन सी कठिनाई आई है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला, यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता। भाई क्या, जो सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम है उनको मानता ही नहीं है। दूसरा, न्यूनतम वेतन मिलता है। भाई जितनी कम सैलरी हो सके उतनी कम सैलरी मिलती है। तुम किसी से पता करना, अगर कोई भी ना फैक्ट्री में काम कर रहा है तो भाई उसकी सैलरी 5,000 से 8,000, ठीक है, 10,000 12,000 इतनी मिलती है, इससे आगे मिलती नहीं जल्दी से। फिर अगला है रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती। भाई तुम्हें कब तक काम दिया जाएगा, तुम कब तक काम करोगे, ये सारी बातें उसमें निश्चित नहीं होती है। ठीक है, फिर कह रहे किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं। भाई तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती, तुम छुट्टी करोगे तुम्हारी सैलरी कट जाती है। ठीक है, और कोई सा भी लाभ का प्रावधान नहीं मिलता कि तुम्हें कोई सा भी बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे मान लो कि दिवाली आ रही है, छोटा मोटा कुछ दे दिया, जाओ। ठीक, अगला, निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा उपलब्ध नहीं होती। भाई जहां पर तुम काम करोगे ना वो इतना घटिया सा एरिया होता है, आसपास का वातावरण बहुत बेकार सा है, गंदा सा, तुम वहां पे काम कर रहे होगे। ठीक है, अब करेंगे संगठित व असंगठित क्षेत्र को में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। ठीक है भाई, इन दोनों में अंतर की बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें संगठित क्षेत्र, ठीक है भाई, संगठित क्षेत्र के अंदर क्या होता है, देखो कह रही कि अधिक वेतन की, देखो संगठित में होता है अधिक वेतन की प्राप्ति, इसमें कम वेतन की प्राप्ति। अगला, नौकरी की सुरक्षा होती है, तुम्हें एकदम फिक्स्ड नौकरी दी जाएगी। भाई तुम 20 साल तक 40 साल तक तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन इसमें नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, तुम्हारी सैलरी तुम्हें कभी भी हटा सकते हो। अगला, कार्य की स्थिति अच्छी होती है, तुम जहां पे काम कर रहे हो वहां की स्थिति वगैरह बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन भाई इसमें क्या है कि निम्न स्तरीय कार्य परिस्थिति, तुम जहां पे काम करोगे बहुत ही बेकार सी जगह होती है, तुम्हें कोई अच्छी सी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। फिर कर्मचारी योजना का लाभ, भाई उन्हें क्या बहुत सारे लाभ मिलते हैं, तो संगठित क्षेत्र वालों को लाभ मिलते हैं, इन्हें लाभ नहीं मिलते। ठीक है, अगला, कार्य अवधि निश्चित होती है, मतलब कम घंटे की होती है, इसमें कोई कार्य अवधि निश्चित नहीं होती। मान लो कि तुम्हें इसमें 8 घंटे काम करना, डेली 8 घंटे काम करोगे, इसके अंदर कभी 8, 10, 12, कभी 18 ऐसे घंटे काम करवा लेते हैं। ठीक है, जो भी तुम्हारे जान पहचान कोई भी एमएनसी में काम करता है पूछ लेना उनसे एक बार। भाई अगला मेरे पास है कि भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र होने के कारण, ठीक है,
भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र, मतलब सरकार के द्वारा चलाया गया क्षेत्र नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला यानी कि कृषि एक असंगठित क्षेत्र है, क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं है उसमें। भाई खेती है, उसमें कितने भी घंटे काम पे लगे रहो, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। भाई कोई ज्यादा सैलरी नहीं मिलती और काम करते रहो। अच्छा, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भाई भारत में जो कृषि है ना, उसको असंगठित क्षेत्र क्यों बोलते हैं। तो मैं इसके दो पॉइंट बता दिए। तीसरा है, कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं देता, मतलब कि नहीं देती है। अगर मान लो कि तुम खेती कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ जो अनाज से बेच के प्राप्त होगा वो होगा, और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला है, रोजगार सुरक्षित नहीं है। भाई तुम्हारी जो नौकरी परमानेंट नहीं है। अगर मान लो बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, तो भाई तुम्हारे मतलब कि जो तुम काम कर रहे हो तो ठप हो जाएगा। अगला, मजदूरों की सुरक्षा नहीं है। भाई तुम्हारे पास कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी मान लो कि तुम मान लो खेती कर रहे हो और तुम्हारे पास मान लो कोई ना कोई दिक्कत आ गई और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, या फिर मान लो कि कोई जानवर वगैरह आ गए खेत में और तुम्हें मार के चला गया, तुम्हारे पास कोई भी सुरक्षा नहीं होती। और दूसरी बात, भाई देखो, ना तो तुम्हारी नौकरी की सुरक्षा होती है, ना ही तुम्हारी जो मजदूर है उनकी भी सुरक्षा नहीं होती। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई जो रोजगार है वो सुरक्षित नहीं है, तुम्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगली बात है, मजदूरों की सुरक्षा नहीं है। जो भी मजदूर काम करें उनको कोई भी फैसिलिटी या सुरक्षा नहीं दी जाती। हम बात करें संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन जिनको संरक्षण देना चाहिए, जिन जिनको एक ना सुरक्षित नौकरी देनी चाहिए। सबसे पहला हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र में, भूमिहीन किसान, ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है। दूसरा, कृषि श्रमिक, भाई जो छोटे मोटे जो किसी के जाके खेत में काम करते हैं वो। छोटे व सीमांत किसान, भाई जो बहुत ही छोटे किसान है, किसी के पास छोटा सा खेत है उसी में काम कर रहे हैं वो। अगला वैसा कष्टकार, ठीक है, जो छोटा मोटा इधर से उधर काम करते हैं, मतलब कि फावड़े वगैरह चलाना, जो छोटे मोटे काम करते हैं वो। फिर मेरे पास अगला बटाईदार, बटाईदार वो लोग जो किसी के खेत में काम करते हैं, आधा उनको देते हैं आधा अपने पास रखते हैं। शिल्पी, भाई जो शिल्पकार होते हैं, जो छोटा मोटा हाथ का काम करते हैं वो, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है कि शहरी क्षेत्रों में कौन कौन से हैं। औद्योगिक श्रमिक है, ठीक है, निर्माण श्रमिक है, मतलब कि औद्योगिक मतलब कोई सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई सा बेलदारी काम कर रहे हैं, व्यापार व परिवहन में कार्यरत, ठीक है, किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी बस में ट्रेन में इन सब में काम कर रहे हैं। अगला है कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोग, इन सबको संरक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब कि इन सबको ना, एक मान लो कि अगर इनको काम नहीं मिला, जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं किया पैसा आना बंद, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, कि जिसमें अधिकांश परिसंपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक। भाई स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है। तो कह रहे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही कह रहे सरकार ही सभी सेवा उपलब्ध कराती है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं भाई, इसमें बोल के चलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब एक ही निकल के आता है कि भाई जिसपे सरकार का मालिकाना हक होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। अगला मेरे पास है निजी क्षेत्र। देखो भाई, तो इसका ऊपर का उल्टा है, वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्ति का स्वामित्व और सेवा का वितरण एक व्यक्ति, कोई सा एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, निजी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। अगला भाई नेक्स्ट मेरे पास है कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में अंतर क्या होता है, इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। और दूसरा बोल दो इसमें, तो जो निजी क्षेत्र है उसमें परिसंपत्ति पर निजी स्वामित्व, मतलब कि किसी एक इंसान का या किसी कंपनी का नियंत्रण होता है। अगला, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारी चीज एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, या तो एक कोई सा व्यक्ति उपलब्ध कराएगा या फिर कोई सी एक कंपनी उपलब्ध कराती है, ठीक है। अगला, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण है, मतलब कि समाज का भला करना होता है इसका उद्देश्य, ठीक। और जो निजी क्षेत्र है इसका उद्देश्य कि भाई अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। फिर रोजगार सुरक्षा दी जाती है, मतलब इसके अंदर बोलते हैं भाई तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन इसमें रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं, उन्हें कभी भी काम से निकाल देते जब वो चाहे। अगला, स्वेतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है, ठीक है। भाई जहां पे छुट्टी की जरूरत है वहां पर छुट्टी दी जाती है और भी बहुत सारी सेवाएं दी जाती है। लेकिन जो निजी क्षेत्र है उसमें स्वेतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती, ठीक है। इसके अंदर ना कोई सी भी जो छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है, ठीक। भाई अगली बात करते हैं
कि सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। भाई जो सरकारी क्षेत्र है, ठीक है, वो हमारे देश को किस तरीके से हमारे देश का निर्माण कर रहा है, हमारे देश को कैसे आगे लेके जा रहा है, ये वाली बातें करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे कि इसमें ढांचागत सुविधा, ठीक है, मतलब कि ढांचागत सुविधा का मतलब है जो सुविधा होनी चाहिए, जो सुविधा लोगों के पास होनी चाहिए। इसमें ढांचागत सुविधा कृषि, खेती व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है भाई, इसके अंदर जो उद्योग हो गया, खेती होगी, इन सबको बढ़ावा मिलता है। ठीक, इसी कारण से क्या हमारे देश का निर्माण हो रहा है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो हमारे देश का, मतलब कि भारत का निर्माण कैसे कर रहा है, भारत का भला कैसे कर रहा है। ठीक है, तो पहला बता दिया मैंने। दूसरा, लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। भाई जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो लोगों को कोई से भी जो सुविधा है ना बहुत ही कम रेट पे देती है। जैसे मान के चलो कि जो इंडियन रेलवे है, ठीक है, जो इंडियन रेलवे है भाई उसकी टिकट मान लो 600 रुपए की है। ठीक है, 600 रुपए में तुम पता है 1200 किलोमीटर आराम से घूम लोगे। तुम प्राइवेट में जाओ, दिल्ली मेट्रो, ठीक है, अगर तुम दिल्ली मेट्रो में जाओगे ना तो मुश्किल से मुश्किल भाई साहब ये मान लो कि 10 किलोमीटर के तुमसे कम से कम 50 से 60 रुपए चार्ज कर लेते हैं, इतने रुपए होते हैं। ठीक है, सोच लो 1200 किलोमीटर के 600 रुपए और 50 से मतलब कि मान लो 10 किलोमीटर के इतने, तो बोले तो भाई प्राइवेट महंगा है और सरकारी का है सस्ता है। अगला, आवश्यकता, कह रही आवश्यक वस्तु के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। भाई वो सारी चीजें जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, उसमें सरकार क्या है उसकी कीमत कम करके बेचती है और लोगों को उसका बेनिफिट देती है। मान लो कि दूध, ठीक, दूध तुम किसी प्राइवेट जगह से लो वो 80 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर है। ठीक है, तुम अगर किसी सरकारी उससे खरीदते ना तो 60 रुपए तुम्हें लीटर आराम से मिल जाता है। ठीक है, इतनी छूट है। फिर अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजना बनाई जाती है। भाई जो भी प्लानिंग करते हैं ना, जो भी योजना बनाते हैं वो साथ साथ सामाजिक कल्याण, समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधा, ठीक है, लेकिन अच्छी फैसिलिटी दी जाती है और वेतन भी अच्छी दी जाती है। सैलरी जो है, ठीक है, सैलरी क्या अच्छी मिलती है उन्हें, ये सारे प्रदान किए जाते हैं। भाई अगली जो मेरे पास बात है ये कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। हमारे पास टॉपिक है कि भाई जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है ना ये कैसे हमारे देश को, ठीक है, प्रभावित कर रही है, या फिर बोल सकते हैं कि बेरोजगारी को कैसे बढ़ा रही है। तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश को, मतलब हमारे देश में उसके कारण से बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है इसकी बात करते हैं। तो कह रहे कि रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। भाई देखो जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन है जितनी तेजी से बढ़ रही है, जो रोजगार है भाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। रोजगार बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है और जनसंख्या बहुत तेज तेज बढ़ रही है। अगला, कृषि व शहरी क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, प्रचंड बेरोजगारी के बारे में बता चुका हूं, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं याद आ भाई पिछला देखो, जो मैंने इसके जस्ट इस वीडियो में बता रखा है कि प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है। अगला है संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। संसाधन पर बोझ बढ़ने का मतलब है जैसे मान के चलो कि हमारे देश में एक ट्रेन है, ठीक है, पहले उसमें 100 लोग बैठे थे और 100 लोग आराम से बैठे थे। अब क्या है कि भाई मान लो 200 लोग हो गए, तो जो भी संसाधन है, जो हमारे देश में पैसा वगैरह है, ठीक है, देखो हमारे देश में जो टोटल पैसा है ना उसके हिसाब से लोग होते हैं, ठीक, लेकिन अगर जितना हमारे पूरे देश में पैसा है उसके हिसाब से लोग नहीं है, लोग ज्यादा है, तो लोग क्या गरीब होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, फिर भैया अगली बात करते हैं कि अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। देखो मैं ऐसा बोल दूं, इसका मतलब ये कि मान लो पहले ना किसी एक इंसान को नौकरी मिली थी, मान लो वो 1000 रुपए ले रहा था किसी काम करने के 1000 रुपए। अब ये पहले इंसान ने बोला, दूसरा इंसान आया बोला भाई देख मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई मालिक है, ठीक है, उसने बोला, तो इस दूसरे आदमी ने बोल दिया कि तुम उसको 1000 रुपए दे रहे हो, मेरे को तुम 800 रुपए दो, मैं 800 रुपए में काम कर दूंगा। फिर तीसरा आया, ठीक है, तीसरे ने बोला भाई तुम उसको 800 दे, मुझे तुम 500 रुपए दे दो, मैं उसमें काम कर दूंगा। चौथा आया, चौथे ने बोला तो 500, तुम मेरे को 200 रुपए दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ठीक, फिर 5वां आया, वो कह रहा भाई तुम मुझे को 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा ये वाला काम करके दे दूंगा। तो इस कारण से जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो लोगों की जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है भाई, ये जो लोगों को जो वेतन मिल रहा है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। अगला,
वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। देखो भाई, वस्तु और सेवा की कीमत क्यों बढ़ती है? जैसे मान के चलो मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं, देखो मैं ऐसा बोल देता हूं कि देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक वस्तु है, ठीक है, उसकी कीमत 100 रुपए थी, ठीक। अब भाई वो जो वस्तु है, पहले मार्केट में चलो 1000 वस्तु थी वैसी, उसकी कीमत थी 100 रुपए। अब इसको खरीदने वाले उस टाइम थे मान लो सिर्फ 50 जने। जब देखो लोग जो है ना, जो लोग है, लोग 50 है, ठीक है, तो मेरे पास ऐसी 1000 वस्तु थी। वस्तु कितनी थी भाई? 1000 थी, ठीक। और उसकी जो कीमत है, कीमत थी इसकी 100 रुपए। ऐसा था, लोग, वस्तु और कीमत। अब क्या हुआ भाई, 50 लोग थे, एकदम से 500 लोग हो गए, ठीक है। अब भाई जब 500 लोग, देखो मैं ना इसको दिखा रहा हूं तुम्हें, जब एकदम से 500 लोग हो गए, ठीक है, 500 लोग होने के बाद क्या हुआ, ये क्या खरीदने के लिए, ठीक है, वस्तु बढ़ गई कम। वस्तु क्या भाई कम पड़ गई। वस्तु के कम पड़ते ही क्या होगा भाई, ये जो दुकानदार है, जो पहले 100 रुपए का सामान बेचा था, ये करेगा इसकी कीमत बढ़ा देगा। कि भाई जब भी किसी इंसान को ज्यादा भाव दिया जाता है ना, तो उसकी कीमत बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1000 वस्तु है, इसकी मांग बहुत ज्यादा थी, तो इससे इसकी कीमत बढ़ गई। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, अगर सोना की बात करें, गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों भाई? गोल्ड की कीमत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा है, लोग इसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए सोने की कीमत है। पत्थर की कीमत कम है, क्यों? ज्यादा लोग नहीं चाहते। मैं तुम्हें पत्थर दूंगा 5 किलो, क्या बोलोगे मैं क्या करूंगा पत्थर लेके? हाँ, तुम्हें घर बनाना होगा, बात अलग है, ठीक, वो बात अलग है। तो इसीलिए क्या ना, मेरे पास ना कीमत बढ़ जाती है जब ना जनसंख्या बढ़ जाती है, तो ठीक है। अब भाई अगली बात करते हैं हम, शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधि। भाई शहर के अंदर ना रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, कैसे पैदा किया जाए? सबसे पहला, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवा को प्रोत्साहन देना। भाई जिस क्षेत्र में जो काम चल सकता है वो काम चलाया जाए, ऐसे क्या रोजगार बढ़ जाता है। अगला, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना। भाई दूसरे देश में, देखो जो दूसरे देश के जो लोग आते हैं ना, उनको मतलब कि ऐसा देश में काम कर देना कि दूसरे देश के लोग क्या हमारे देश में आके मतलब कि घूमने के लिए आए। जब भी कोई एक इंसान किसी एक देश से किसी दूसरे देश में घूम जाता है, तो कम से कम वो इंसान 1 लाख रुपए खर्च करता है, ठीक है। अब देखो एक इंसान अगर 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, मतलब कि दूसरे देश के 1 लाख रुपए हमारे देश में आ गए, इसलिए मैं उसका जो पर्यटन वगैरह हो गए और बहुत सारी चीजें, उन सबको बढ़ावा दिया जाए। अगला, अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन। भाई जो ऐसे सरकारी नियम बना रखे जो बिना बात के, जो किसी काम के नहीं है, उन नियम को चेंज कर दो, परिवर्तन करो उसमें। मूलभूत सुविधा, जो भी बेसिक सुविधा होती है, तकनीक शिक्षा को बढ़ावा दी जाए, जो सुविधा इंसान को चाहिए वो दी जाए। और तकनीकी शिक्षा मतलब कि टेक्निकल नॉलेज बढ़ाई, यानी कि सिर्फ बुक रटवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, लोगों को टेक्निकल नॉलेज दे, जो कोई देता ही नहीं आजकल, ठीक है। अगला, आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बैंक से लोन देना थोड़ा आसान होता है ना, तो लोग क्या अपना बिजनेस करने की सोचते हैं। लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं भाई? लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको बैंक से लोन मिलता नहीं जल्दी। लोन मिलता भी तो बहुत ही महंगे ब्याज मांगते हैं। हम उनसे अगर 1 लाख का लोन लेंगे ना, वो बोलेंगे कि सर हम आपसे 1 साल के बाद 1,60,000 रुपए लेंगे। भाई ये मान लो मैंने 4 साल का लोन लिया, तो वो बोलेंगे 1 लाख के बदले 1,60,000। भाई 60,000 रुपए कौन एक्स्ट्रा देगा? ये बात तो पड़ती है, ठीक। अगला कह रहे कि कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। भाई जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या क्या समस्या है? सबसे पहला कह रहे कि मेरे पास है असिंचित भूमि, ठीक है। असिंचित भूमि का मतलब भाई बहुत सारी भूमियां ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से समस्या आई है। आय में उतार चढ़ाव, भाई जो खेती करते हैं, ठीक है, खेती से जो भी हमें सामान मिलता है ना, उसको अगर हम बेचें या खरीदें तो उतनी कीमत नहीं मिलती, नहीं मिल पाती जितनी कीमत मिलनी चाहिए। फिर कि भाई कर्ज का बोझ हो जाता है, ठीक है, लोगों के पास कर्ज का इतना ज्यादा बोझ है जिसके कारण से खेती कर ही नहीं पाते। फिर मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं होती, कोई सा खेती का मौसम है, उसके बाद में उससे पहले कोई काम ही नहीं उनके पास। फिर कि जो किसान है, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारी को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखो वहां पे जो भी स्थानीय वो है, जो मान लो कि एक गांव है पूरा, इस गांव का एक ना व्यापारी होता है, एक व्यापारी होता है। ये क्या बोलता है, भाई गांव में जितने किसान हो वो सारा अनाज मेरे को बेचोगे, ठीक है, नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें बाहर कहीं बेचने नहीं दूंगा। तो इस कारण से क्या है, जहां पे उन्हें 10 रुपए किलो सामान जाता,
उसके बदले वो सिर्फ 2 रुपए किलो के हिसाब से सामान बेचना पड़ता है उन्हें, ठीक है, इसलिए इनका घाटा होता है, इसलिए लोग क्या खेती वगैरह करते नहीं है। फिर हाँ भाई अगला, कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय। भाई कृषि की सहायता से हम अधिक रोजगार कैसे कर सकते हैं उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहला भाई बोलूंगा मैं नॉर्मली, पहला किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जाए। ऋण का मतलब लोन होता है। जितने भी किसान वगैरह उनको उपकरण मतलब कि नई नई ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गई, ये सब खरीदने के लिए उनको लोन दिया जाए, वो भी बहुत ही सस्ती कीमत पे, ठीक है। अगला, सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। जो जो सूखे क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे पानी की सप्लाई करने वहां पे बांध बना दो, ठीक है। फिर बीज और उर्वरक की सब्सिडी दी जा सकती है। सब्सिडी का मतलब है, देखो पता है जो बीज है बहुत ही महंगे मिलते हैं, मान लो कि 1000 रुपए का बीज मिलता है, तो सरकार को इसमें कटौती करनी चाहिए, कम से कम मान लो कि 400 रुपए सरकार दे दे, ठीक है, और 600 रुपए किसान के जाए, तो किसान क्या आसानी से ले सकता है, तो उसी को बोलते हैं सब्सिडी, ठीक है। अगला, हाँ भाई, भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है। भंडारण की सुविधा का मतलब है कि भाई जो किसान है, ठीक है, किसान को एक बात का डर है, उसकी फसल कट गई, फसल कटने के बाद फसल को रखेगा कहां पे? अगर वो खुले में रखता है तो उसकी फसल क्या खराब हो सकती है, चोरी हो सकती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए भाई कि भंडारण की सुविधा देनी चाहिए। भंडारण की सुविधा का मतलब मेरे पास है कि इसको बोलते हैं गोडाउन वगैरह, किसानों को एक एक गोडाउन दिया जाना चाहिए ताकि उनकी फसल खराब ना हो। फिर अगला है परिवहन सुविधा को बढ़ाया सकता है। जो भी सरकार के द्वारा ये किया जाए कि भाई जो भी परिवहन सुविधा है कि अनाज को एक जगह से किसी दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें बहुत ही कम खर्च करना पड़े, ठीक है, कम खर्च आए उन्हें। देखो भाई ये हमारे पास ना इस चैप्टर में इतना ही है, तुम्हें अब समझना क्या है। देखो सबसे पहली चीज, जो तुमने वीडियो देखी, वीडियो से देखने में तुम्हें ना 40% समझ में आया होगा, 40% तुम्हें समझ में आया होगा। अब तुम क्या करो भाई, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ, जो तुम्हारे एनसीईआरटी है उसे पढ़ना शुरू करो। एनसीईआरटी जो पढ़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें नई नई छप जाएगी, तुम बहुत सारी चीजें लिखोगे उसमें से, ठीक है। एनसीईआरटी जब पढ़ लोगे ना, फिर इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, वीडियो के फिर तुम्हें नोट्स बनाने, ठीक है। वीडियो के नोट्स बनाने के बाद भाई फिर तुम्हें सारे नोट्स याद करने, नोट्स को लर्न करो। जैसे तुम नोट्स को याद कर लोगे उसके बाद तुम वीडियो एक बार दोबारा देखना। भाई देखो मुश्किल से मुश्किल तुम्हारे 40-50 मिनट की वीडियो है, 50 मतलब कि 50 से भी कम मिनट की है। तो भाई अब इन वीडियो को देखो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अगर नॉर्मली बोला जाए तो भाई मेरे को अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तभी मिलेगी जब नॉर्मली वीडियो क्या है कि ज्यादा इस पर व्यू आएंगे ना, तभी तुम्हें जो इसकी अगली वीडियो वो वाली आएगी। धन्यवाद।